नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्क, पावर और एनर्जी का जो चैप्टर था तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें प्रोसीड करेंगे। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए फिजिक्स के, तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स हमने फिनिश कर दिए हैं आपके, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो उनका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको इन सभी सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमने इनका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको भी इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको पूरा कंप्लीट जनरल स्टडी का पोर्शन है टाइम पे करा देंगे। और अभी हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं फिजिक्स और साथ में पॉलिटी, ये आपका पैरेलली चल रहा है। आगे भी हम लोग इसी तरह से और भी क्वेश्चन सीरीज भी आपका हम कराएंगे। जनरल साइंस का भी आपका जो पोर्शन चल रहा है तो उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करा देंगे आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जैसे एनर्जी के बारे में बताया था। तो देखिए, एनर्जी जो होते हैं तो ये बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग इनके डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एग्जाम में आपका इसमें से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि इस तरह कंडीशन दिया हुआ है तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है तो ये किसी भी बॉडी के अंदर में, तो उसका ये पोजीशन के चलते उसके अंदर में रहती है। और जब बॉडी जो है यहाँ पे वो रेस्ट कंडीशन में रहेगी या फिर वो अपने डिफॉर्म अवस्था में रहेगी, तो इनके चलते पोटेंशियल एनर्जी रहेगी किसी भी बॉडी के अंदर में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से जो है तो ये किसी भी बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई सिस्टम ऑब्जेक्ट हो, तो इसका एक फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। तो जहाँ पे एम का इसका मतलब होता है कि ये जो है उस बॉडी का ये मास हो गया। और जी जो है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। और एज का यहाँ पे मतलब है कि बॉडी जो है तो वो कितना हाइट के, मतलब कि कितना हाइट है वो रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड से वो कितना ऊपर लिफ्ट किया गया हुआ है। तो ये सारा फॉर्मूले से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग इसका कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई भी जैसे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं तो वो भी आप लोग कर। तो इसका देखिए, यदि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो पहला देखिए कि अ रेज्ड वेट। मान लीजिए कोई वेट है, इसको हमने एक सर्टेन हाइट पे इसको ऊपर रखा हुआ है, तो इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। क्योंकि ये बॉडी जो है तो ये सम पोजीशन, मतलब कि ये बनाया हुआ है अपना ग्राउंड से, और ये जो है रेस्ट पोजीशन पे ये रखा हुआ है। फिर दूसरा आपका एग्जांपल है कि वाटर दैट इज बिहाइंड ए डैम। तो डैम के अंदर में जो वाटर जो स्टोर्ड रहते हैं तो उसके अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। फिर इसके अलावा देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि अ कार दैट इज पार्क एट द टॉप ऑफ ए हिल। मान लीजिए कोई एक हिल है, कोई पहाड़ है, उसके ऊपर में कार जो है उसको पार्क किए गए हैं, वहाँ पे रखा हुआ है स्टेशनरी पोजीशन पे, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी रही। क्योंकि उसके में क्या है, हाइट आई, मतलब कि वो हाइट पर रखा हुआ है, तो इस कारण से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब उसी का अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है स्नो पैक्ड है, मतलब कि जो स्नो जो पैक रहते हैं उसके अंदर में भी रहती है। इसके अलावा जो रिवर वाटर रहती है वाटरफॉल के जस्ट टॉप में, तो वाटरफॉल आप लोग देखते होंगे कि जैसे पानी ऊपर से गिरती है, तो लेकिन जस्ट उसके टॉप में गिरने से पहले जो एनर्जी रहती है तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बुक है जो टेबल पर रखा हुआ है, तो वो जैसे ही गिरता है तो गिरने से पहले जो एनर्जी रहती है तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इसके अलावा राइप फ्रूट, यानी कि जो पके हुए जो फ्रूट रहते हैं, तो उसके फॉल करने से पहले जस्ट उसके अंदर में जो एनर्जी रहेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो इसका एक एग्जांपल आप इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई सपोज कोई आदमी है, जैसे बो एंड एरो का जो कॉन्सेप्ट रहता है, तो जब ये एरो को खींचा हुआ रहता है जस्ट उसको रिलीज करने से पहले, तो उसके अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। तो ये सारे केसेस हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के, तो इनसे एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। फिर अगला देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर में वो तब पॉजिटिव होगी कि जब वो मोशन में आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में आ जाता है तो उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, लेकिन जो है उसका हमने
इंक्रीज कर दिया कुछ वैल्यू तक, तो उसके अंदर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसका देखिए सिंपल एक फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। तो इस फार्मूले के थ्रू जो है आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इनसे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जहाँ पे एम जो है तो ये उस बॉडी का मास हो गया, और यहाँ पे जो भी है तो ये उस बॉडी का वेलोसिटी हो गया कि वो कितना वेलोसिटी जो है इंक्रीज किया हुआ है। अब इसकी हम यदि एसआई यूनिट की बात करते हैं तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है तो वो जूल होती है, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, तो इसका भी सिंपली जूल आप निकाल सकते हैं इसको। और वहीं आप यदि इस डेरिवेशन के थ्रू अगर आप इस फार्मूले के थ्रू निकालना चाहेंगे तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे मास का होता है केजी, और उसके बाद वेलोसिटी है तो इसका होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये स्क्वायर में है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को यदि फार्मूला याद रहता है तो इसके थ्रू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसकी जो एसआई यूनिट अगर इस टर्म्स में दिया रहेगा तो। हालांकि जो रहता है आपका जूल रहता है ये। इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो जैसे मान लीजिए कि कोई कार है जो कि ये रोड पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है कि सिंस मोशन में आ चुका है तो इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी ये रहेगा। फिर उसके एग्जांपल अगला देखिए है कि अ रिवर फ्लोइंग एट ए सर्टेन स्पीड कंप्राइजेस काइनेटिक एनर्जी एज वाटर हैज सर्टेन वेलोसिटी एंड मास। तो कोई रिवर में जो वाटर जो फ्लो करता है सर्टेन स्पीड के साथ में, तो उसके अंदर में भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि वो जो है एक निश्चित वेलोसिटी के साथ वो जो है मूव करेगा ही करेगी, और उसका मास भी रहता है। इसके अलावा देखिए एग्जांपल है एरोप्लेन का, तो एरोप्लेन जो है जब वो फ्लाइट के दौरान यानी कि जब वो उड़ता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा रहती है। जब रनवे में जब वो रन करता है तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन जब वो फ्लाइट करता है यानी कि जब ऊपर उड़ता है तो उस समय ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखिए उस समय जो है उसके पास ज़्यादा मास रहता है, और जो है उसके पास में वेलोसिटी भी रहती है। तो इन फैक्टर के चलते जो है काइनेटिक एनर्जी एरोप्लेन के ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग फ्लाइट के समय। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, क्योंकि देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है और किस तरीके से आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीन चार कंडीशन को देखते हुए चलेंगे हम लोग, जिनसे कि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि ये मोशन के चलते होती है बॉडी के अंदर में, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके मतलब कि जो वो पोजीशन उसका है कितना है वो ग्राउंड से, या फिर वो कितना हाइट पे है, और बॉडी मतलब कि वो स्टोर्ड अवस्था में है कि नहीं है, तीन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला देखिए एग्जांपल हमने लिया, सपोज कीजिए कि ये एक पहाड़ है, हिल है, इसके ऊपर में टॉप में जो है कोई बॉडी रखा हुआ है। तो बॉल जब ये मतलब ये टॉप पे रहेगा तो उसके अंदर में सिर्फ इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इसके अंदर में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो बॉडी है ये क्या है एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है और ये मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब सपोज कीजिए कि ये जब बॉल है ये रोलिंग करना शुरू करता है यहाँ पे, और ये जस्ट जैसे बॉटम पे ये नहीं पहुंचा है, बीच में है, मान लीजिए बीच में नहीं, ये कहीं पे पोजीशन पे भी है, इसका टॉप और बॉटम के बीच में। तो उस केस में देखिए जो बॉडी रहेगा ये रोलिंग कर रहा है, तो इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों रहेगा। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब बॉडी जो है रोल करना शुरू करता है ऊपर से नीचे, तो उसके अंदर में क्या रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेगी, क्योंकि देखिए जब बॉल ये रोलिंग करेगा तो ये सर्टेन हाइट पे तो रहेगा ही रहेगा, तो इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही, और साथ में ये मोशन में आ चुका है, रोलिंग कर रहा है, तो इसके चलते इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। अब वहीं पे देखिए इसका तीसरा कंडीशन है कि बॉल जो है वो नीचे यहाँ पे बॉटम में आ चुका है यहाँ पे, लेकिन ये स्टिल रोलिंग कर रहा है, ये रोलिंग करना भी बंद नहीं किया हुआ है। तो इसके अंदर में देखिए काइनेटिक एनर्जी रहेगा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अब हाइट नहीं है, तो हाइट जीरो हो जाएगा, तो इस कारण से उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये स्टिल मोशन में अभी ये मूव कर रहा है। और उसके बाद मान लीजिए कि ये पोजीशन पे आ चुका है, यहाँ पे जो बॉल जो है ये बॉटम पे आ चुका है हिल के, और ये जो है रोलिंग नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर में ना तो काइनेटिक एनर्जी होगी और ना तो इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर में ना तो कोई हाइट है और ना तो ये कोई मोशन में है, तो इस कारण से इसके अंदर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे इस फैक्ट को समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशन कैसे अराइज हो रहे होंगे, और एग्जाम्पल में आपसे जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो ये चारों कंडीशन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे और आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं यदि पूछा जाए तो। अब वहीं देखिए इसका और भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक बॉडी मतलब कोई एक बॉय है जो बॉल लिया हुआ है,
ऊपर में मान लीजिए कोई सर्टेन हाइट पे है, तो जब ये बॉल को अपने हाथ में लिया रहेगा तो इसके अंदर में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। लेकिन जैसे ही इसको देखिए बॉल को इसने रिलीज कर दिया ऊपर से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था तो वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर में। तो ये सेम वही फिनोमिना आपका है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दोनों का। अब इसका एग्जांपल आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं, जो पेंडुलम का एग्जांपल आपका है कि ये जैसे स्ट्रिंग के सहारे कोई बॉब है जो कि ये कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो जब देखिए ये जब मतलब कि ये मेन पोजीशन पे ये रहेगा बीच में यहाँ पे, तो इस केस में इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन इसके अंदर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है तो वो मिनिमम रहती है। लेकिन ये जैसे मान लीजिए कि मूव करता हुआ ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आता है, तो इस केस में इसके अंदर में देखिए जो मोशन रहता है तो वो जो है जीरो हो जाती है, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ चुका है और मोशन इसके अंदर में कोई रहती नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा और इसमें मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अब चाहे वो इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे आए चाहे वो इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, तो ये इसका जो है ये हाईएस्ट जो है पॉइंट ऑफ स्विंग होता है। तो इस केस में भी इसके अंदर में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, मैक्सिमम केवल इसके अंदर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और जब ये बीच में आएगा यहाँ पे, तो इस केस में जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, या तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल आपका सिंपल पेंडुलम का है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट भी आपके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए पहला है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेशनरी इज कॉल्ड। तो स्टेशनरी में है बॉडी, तो उसके अंदर में कौन सा एनर्जी पोजेस करेगा बॉडी। तो ये देखिए इसके अंदर में क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इसकी। तो राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाई अल्टीट्यूड। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने हाई अल्टीट्यूड पे ले गए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर मान लीजिए ये इसको हम हाई अल्टीट्यूड पे ले आते हैं तो हाइट इंक्रीज करेगा, तो इसके चलते जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो भी इंक्रीज करेगा। तो राइट आंसर क्या है इसका होगा कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू जो है निकाल सकते हैं इसको बहुत ही ईजी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, if the velocity of a body is doubled its kinetic energy is। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है उसका वेलोसिटी को यदि हम डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका होता है 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें देखिए जो भी टर्म है तो ये स्क्वायर में है। तो अगर वेलोसिटी डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स बन जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो ये फार्मूला से ही आप लोग जो है सब कुछ निकाल सकते हैं। इसमें आपका चाहे वो वेलोसिटी डबल कर दे या हाफ कर दे या फिर थ्राइस कर दे, तो कोई भी केस आपका दिया रहेगा तो आप लोग इसमें जो है इसको पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम रिलेशन देखते हैं एनर्जी और मास के बीच में कि किस तरीके से जो है एनर्जी मास से रिलेटेड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इन्हीं का इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी, आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्वेशन। तो जिसमें कि इन्होंने ये बताया था कि मास जो है तो उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू होती है। ये फार्मूला आप लोग याद रखना। तो इसमें देखिए जो एम है वो एम होता है मास होता है समथिंग, कोई भी बॉडी है ऑब्जेक्ट है। और सी जो है इसमें जो टर्म आ रहा है तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है तो वो होता है 3 × 10⁸ यहाँ पे पावर छूट गया तो आप लोग इसको लगा लेना, ये 8 हो जाएगा इसका पावर में। तो ये इतनी वैल्यू होती है सी की। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्वेशन। तो ये शो करता है कि जैसे एनर्जी और मास जो है तो ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए यहाँ पे, जो कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से था कि व्हाट विल बी द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट एनर्जी क्या होगा। तो इसको आप लोग यही सेम फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जो कि आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन जो दिया गया था इनके द्वारा। तो आप जानते हैं कि रेस्ट एनर्जी जो होता है तो उसकी वैल्यू होती है एम सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये एम की वैल्यू है, एम मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आपका निकालना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी जो रेस्ट मास होती है तो वो होता है 9.11 × 10⁻³ -31 kg।
और सी की वैल्यू आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब आप इसको फॉर्मूले में रखिएगा आप यहाँ पे, तो ये आपका जैसे कि सी स्क्वायर आपका होगा तो 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। और फर्दर जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और सिंपली आपको इसको याद ही कर लेना है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि रेस्ट एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली आपको ये याद ही रखना है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आइए हम लोग यहाँ पे पावर के बारे में देखते हैं। तो देखिए पावर का सिंपल डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हम लोग किस रेट से किसी भी काम को करते हैं हम लोग, तो उसी को पावर बोलते हैं हम लोग। तो अगर कोई काम करते हैं हम लोग, कोई वर्क होता है तो वो जल्दी होता है, तो उस समय आपका क्या करेगा वहाँ पे, जैसे जल्दी हो रहा है या फिर लेट से हो रहा है कोई भी काम है, तो वो टाइम फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है बेसिकली पावर जो आपका है। तो यहाँ पे दो फैक्टर जो है जो पावर डिपेंड करता है। तो पहला है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया हुआ है, और साथ में दूसरा है कि टाइम टेकन टू डू वर्क, और उस वर्क को करने में कितना टाइम लिया गया। तो ये दो चीज़ पे फैक्टर जो है, मतलब ये दो फैक्टर पे पावर आपका डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पावर को हम कह सकते हैं कि कितना हाउ मच, मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया हुआ है और उसको कितना फास्ट किया गया हुआ है। तो पावर की फार्मूला आपका हो जाएगा इसका वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन अपॉन में टाइम आपका ये क्या हो गया, पावर का फार्मूला हो गया। तो इसके जो है अलग रिलेशन भी एक होता है आपका, जैसे पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी भी होता है, यानी कि दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इसको आप इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। जैसे पावर आपका होता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है इसका। तो वर्क डन आप जानते हैं कि इसकी फार्मूला होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम नीचे आपका दिया हुआ है इसमें, तो फोर्स को आप इसमें अलग कर दीजिए और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप जानते हैं कि ये होता है वेलोसिटी की फार्मूला होती है। तो इस तरीके से पावर क्या आपका हो जाएगा, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इसका ये भी फार्मूला आप लोग याद रखना। इनसे भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर अगर दिया रहेगा आपका, अगर उसमें मान लीजिए फोर्स और वेलोसिटी दिया रहेगा, उसमें आपको पावर निकालना होगा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। और वहीं पे यदि पावर का एसआई यूनिट की बात करें तो इसका होता है वाट होता है, या तो फिर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे आपका, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से देखिए, जैसे दिया हुआ वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क का आप जानते हैं इसकी होती है जूल होती है, और टाइम नीचे आपका दिया हुआ है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका जूल पर सेकेंड हो जाएगा। या तो फिर आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब आपका हो जाएगा। तो इस फार्मूले के थ्रू ये सारा चीज़ आपका आ जाएगा। तो आप लोग बस फार्मूला याद रखते हैं तो ये सारा चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं एसआई यूनिट इसका। किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो आप लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं फार्मूला को याद करते हुए। अब इसके देखिए जो अदर यूनिट होता है वाट के अलावे, तो वो है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है तो वो होता है 746 वाट के बराबर। और एक जो किलो वाट आपका है तो ये 1000 वाट के बराबर होती है। तो ये सारे यूनिट्स है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट तो होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कभी कभार जो है इस तरीके से भी दे दिया जाता है वहाँ पे, जैसे एक मैकेनिकल हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितनी होती है, तो ये आपका होता है 745.7 वाट्स के बराबर होती है। और एक दूसरे फॉर्म में भी पूछा जाता है आपसे कि वन मैट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 735.5 वाट्स होती है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये आपका 746 वाट हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से आपको कोई भी दे देगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग याद रखना होगा। एक मैकेनिकल हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.7 वाट्स, वन मैट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वाट्स होती है। तो ये सारा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट यही याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो है बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। मैट्रिक हॉर्स पावर पूछता है तो उन लोग यही मार्क करके आ जाता है 746 वाला। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको ध्यान देना है। और इसकी देखिए जो अदर यूनिट है, जैसे सीजीएस में यदि हम यूनिट की बात करते हैं तो इसका होता है अर्ग पर सेकेंड। तो आप जानते हैं कि जैसे वर्क डन का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, लेकिन इसमें टाइम भी आपका इसके अंदर में फैक्टर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसमें। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पल्स के बारे में। तो क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए इम्पल्सिव फोर्स हम लोग उस फोर्स को, उस इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलते हैं हम लोग, जो कि ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाइड होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स। तो इसको हम लोग जैसे मोमेंटम में जो चेंज आती है
किसी बॉडी के अंदर में, तो उसी का ही इक्वल के बराबर होती है। तो जैसे इम्पल्स का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स इंटू टाइम, या तो फिर आप इसको एम वी माइनस एम यू सब निकाल सकते हैं, इसमें कि आपका ये भी जो आपका फाइनल वेलोसिटी का आपका है और यू जो आपका इनिशियल का इसका वैल्यू है, तो इसके थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं। बट सिंपली फॉर्मूला आपको याद रखना है एफ इंटू टी, यानी फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा ये इम्पल्स की फॉर्मूला। और यही इसका यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो इसका आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम है इसका होता है सेकेंड, तो इसके थ्रू भी यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसका देखिए एप्लीकेशन की हम बात करते हैं जो इम्पल्स का है, तो इसके थ्रू एग्जाम्पल भी आपसे पूछे आते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कि जैसे कोई पर्सन है जो हाई जंप करते हैं, मान लीजिए कोई गेम में पार्टिसिपेट जो करते हैं, जो हाई जंप करते हैं, तो आप देखते होंगे कि नीचे जो है एक थिक जो मैट्रेस बिछाया रहता है, तो ये रबर का बना हुआ रहता है ये, और ये सॉफ्ट रहता है बिल्कुल। तो ये इसलिए रहता है कि ताकि जब ये हाई जंप करते हैं और जब इस पे इम्पैक्ट पड़े उनका यहाँ पे, तो इसके चलते जो लैंडिंग है तो उसको एक्सटेंड किया जा सके। तो इसके चलते क्या होती है कि जो इम्पल्सिव फोर्स होती है उसको रिड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि ये मैट नहीं रहता, सिंपली फ्लैट सरफेस रहता, तो यहाँ पे क्या होगा कि इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा इस पर्सन को और इंजरी ज़्यादा होगी। तो इंजरी को कम करने के लिए ही है कि यहाँ पे जो है थिक मैट्रेस लगाई जाती है नीचे। तो इसमें वही सेम चीज़ है कि जो इम्पल्स है इम्पल्सिव फोर्स को कम किया जा रहा है, और जो लैंडिंग होती है तो उसमें जो टाइम जो है तो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल आपका है कि जैसे जो गोलकीपर रहते हैं, तब देखते हैं कि ये ग्लव्स पहने हुए रहते हैं, जो कि ये भी थोड़ा सा गद्दादार ही रहता है, ताकि यहाँ पे जो बॉल जो है मतलब कि जो कॉलिजन होती है तो उसके कॉलिजन टाइम को इंक्रीज किया जा सके। तो इसके चलते जो इम्पल्सिव फोर्स है तो वो क्या होगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं इसका तीसरा एग्जाम्पल आपका है जो क्रिकेटर होते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो बॉल जो है मतलब जब वो कैच करते हैं तो उसी के डायरेक्शन में बॉल को भी जैसे अपना हाथ को मूवमेंट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि ये जो हाथ अपना बॉल कैच करते समय थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो इसके चलते क्या होगा कि जो टाइम होता है मोमेंटम का, मतलब कि जो कैच करते हैं उस समय, तो उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है जो मोमेंटम में जो चेंजेस होती है, और इसके चलते जो इम्पल्सिव फोर्स होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये पीछे नहीं करते हैं तो उस समय उनके हाथ में ज़्यादा चोट लगेगी, लेकिन यदि वो पीछे कर लेते हैं तो इम्पल्सिव फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे केसेस आपके हैं जो कि इम्पल्स के एग्जाम्पल आपके हैं, तो आप लोग इन सारे चीज़ों को याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो इसका देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है वाट, किलो वाट, हॉर्स पावर और मेगा वाट आपका दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये आपका हो जाएगा वाट। तो वाट आप जानते हैं और हॉर्स पावर भी आप जानते हैं कि 746 इज इक्वल टू 1 वाट, सॉरी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होती है। तो सिंपली आपका वाट है तो ये उसका बड़ा यूनिट है। उसके बाद किलो वाट आपका है, मेगा वाट है, तो ये सारे बड़े यूनिट है, लेकिन वाट सिंपल इसका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग पावर फ्रॉम फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी से इक्वेशन कौन सा आती है पावर का। तो ये चीज़ आप लोग इसके थ्रू डिराइव आप लोग कर सकते हैं। जैसे पावर इज इक्वल टू आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपने अलग कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो क्या आ गया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि इफ इट टेक्स 10 जूल ऑफ वर्क टू मूव ए रॉक 15 मीटर्स इन 5 सेकेंड व्हाट इज द पावर। तो पावर आपको कैलकुलेट करना है कि जैसे 10 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है किसी भी रॉक को 15 मीटर का डिस्टेंस मूव करने के लिए, और उसमें टाइम लग रही है 5 सेकेंड का। तो आपको पावर निकालना है, तो आप फार्मूला इसका जानते हैं कि वर्क डन अपॉन में टाइम होती है। तो वर्क डन यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 10 जूल का और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये आप लोग ऑलरेडी दिया हुआ आपका वर्क डन का। तो ये आपका हो जाएगा 10/5, तो कितना आ जाएगा पावर 2 वाट आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका न्यूमेरिकल भी दिया रहता है, तो आप लोग फार्मूला से बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। और खासकर एसएससी के एग्जाम की बात करें तो इसमें कोई न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, बस थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन अगर पूछ भी लिया तो आप लोग सिंपल ही रहेगा, और फार्मूला यदि याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क और एनर्जी का जो चैप्टर आपका था, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स थे, तो वो हमने पूरा आपका फिनिश करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमो, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।